तो पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 टाइप के अकाउंट है. फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल, सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. ये तीनों ही अकाउंट हमने डिस्कस कर दिए थे बेटा. देखिए हम पहले क्या पढ़ने वाले थे वो बता देता हूँ. अकाउंट का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, सॉरी यहाँ से अकाउंट, और अकाउंट के बाद में यहाँ से मैंने पढ़ा था अकाउंट का क्लासिफिकेशन. उसके बाद में हमने पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर. यहाँ से ये अपन स्टार्ट किया काफी टाइम से. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसमें 3 अकाउंट मैंने बताया आपको. पहले बताया कि आपको एक तो बताना पड़ेगा बेटा पर्सनल और एक बताना पड़ेगा इम्पर्सनल. बोले हाँ सर. तो जो पर्सनल और इम्पर्सनल जो है वो देखिए आप. क्या हो रहा है? यहाँ से अपन ने डिस्कस किया था बेटा अकाउंट क्या होता है. उसके बाद में हमने डिस्कस करवाया बेटा कि अकाउंट्स के कितने टाइप हैं. ये अपन ने शुरू कर दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किया था. उसमें पहला बताया था बेटा पर्सनल अकाउंट, उसके बाद में बताया था इम्पर्सनल अकाउंट. ये वाला पर्सनल के अंदर हमने कल बताया था बेटा नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. ये तीनों को हम बहुत डिटेल से बता चुके हैं. आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज नेक्स्ट लेजर को पढ़ते हैं. मैंने बताया था एंट्री करने का मजा तभी आएगा जब हम पर्सनल के साथ में एक और लेजर को पढ़ चुके होंगे. सर रिप्रेजेंटेटिव वाला समझ में नहीं आया अभी तक. रिप्रेजेंटेटिव वाला समझ में नहीं आया. ठीक है बेटा. चलिए पर्सनल और आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल तो समझ में आ गया था. यस सर. यस सर. अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है. ये दिखता कहीं से भी पर्सनल अकाउंट नहीं है बेटा ना. दिखता कहीं से भी, अगर इसमें कोई एग्जांपल लिखूंगा तो वो कहीं से भी रिप्रेजेंटेटिव सॉरी पर्सनल अकाउंट नहीं लगता है. लेकिन फिर भी हमने उसको पर्सनल माना है. क्यों माना है? क्योंकि वो किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है बेटा. फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे, उसके थ्रू आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ. देखिए एक मिनट. हाँ ये इसके एग्जाम्पल लिख रहे देखो. एक तो मैंने लिखा है बेटा कि रिप्रेजेंटेटिव में, एक तो लिखा लायबिलिटीज लिखा बेटा. अब लायबिलिटीज मैंने आपको बताया था बेटा कि 2 टाइप से हो सकती है. एक तो आउटसाइडर से हो सकती है और एक इनसाइडर से हो सकती है. अब देखिए मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन है उसको हम वापस से समझते हैं कि ये ऐसा क्यों समझ में नहीं आया. देखिए आप मान लीजिए कि ये मेरा बिजनेस है. अब ये बिजनेस है बेटा और बिजनेस की कुछ लायबिलिटीज है. और आपको मैंने पहले अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर लायबिलिटीज पढ़ा दिया है. क्या होती है लायबिलिटीज? द अमाउंट विच इज पेबल बाय द फर्म या ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा अमाउंट जिसको किसको पे करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ेगा. दैट इज द पार्ट ऑफ लायबिलिटीज. 2 टाइप की बताई थी, एक्सटर्नल और इंटरनल. एक बात बताइए बेटा, लायबिलिटीज कब बनती है? जब बिजनेस पैसा उधार लेता तभी तो बनती है. जब बिजनेस ने पैसा उधार लिया है, बिजनेस से पैसा लिया है. एक्सटर्नल का मतलब क्या है? ये एक बैंक है और बैंक से पैसा उधार लिया. बैंक से क्या किया बेटा? पैसा उधार लिया.
अब मान लीजिए मैंने बताया था इंटरनल का मतलब क्या होता है, इंटरनल का मतलब ऑनर से पैसा उधार लिया है। जब तक आप एक चीज नहीं समझ पाएंगे तब तक इसको नहीं समझ पाएंगे। एक चीज ये समझ जाना कि ये बिजनेस अलग होता है और उसका ऑनर, ये दोनों बिल्कुल अलग है बेटा, ये सुन लीजिएगा। बिजनेस एक साइड में रहता है, ऑनर एक साइड में रहता है। ऑनर ने किसको पैसा दिया बिजनेस को, तो वो ऑनर पैसा मांगेगा, और बैंक वालों ने बिजनेस को पैसा दिया तो बैंक वाले पैसा मांगेंगे। जो बैंक से उन्होंने उधार लिया उसको तो बोलते हैं बेटा अपन लोन, और जो इंटरनल जो लोग जो ऑनर जो देता है उसको हम बोलते हैं बेटा कैपिटल। अब आपसे कल मैं क्वेश्चन पूछूं कि लोन जो है या कैपिटल जो है वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या नॉमिनल अकाउंट है, तब आपके सामने समस्या आएगी। तो बेटा आपको सोचना पड़ेगा, उस सिचुएशन में हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो लोन है ये किसने दिया होगा, बैंक ने दिया होगा। तो लोन जो बैंक ने दिया, बैंक भी तो एक पर्सन ही तो है बेटा, लेकिन वो नेचुरल पर्सन तो नहीं है, लेकिन बैंक भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सनल है। बोले हाँ सर है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये लोन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे लोन बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है क्या? भी आपने लोन लिया है कुणाल, तो लोन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, लोन तो बैंक से लिया मैंने, तो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई लोन पर्सनल नहीं है, लेकिन लोन किसी न किसी को रिप्रेजेंट करने की वजह से इसको भी हमने किस में ले लिया है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में ले लिया है। उसको पर्सनल है, लोन कहां से पर्सनल है यार, ना तो कोई आर्टिफिशियल है ना कोई नेचुरल है। लेकिन लोन हमने किससे लिया, तो बोले बैंक से लिया। बैंक इज अ पर्सनल और नॉट पर्सनल, तो बोले सर पर्सनल है। तो इसको भी हमने पर्सनल में लिया है, उसका नाम हमने दे दिया बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर कैपिटल कैसे पर्सनल हुआ? अब एक बात बताइए, दो तरीके से बिजनेस में पैसा आता है, एक तो आउटसाइडर से आता है और एक इनसाइडर से आता है। तो ऑनर ने भी बिजनेस को पैसा दिया है, बोला हाँ सर। तो जब बिजनेस ने पैसा, सॉरी ऑनर ने जब बिजनेस को पैसा दिया तो उसको हमने कैपिटल बोला है। मैं ये बोलता हूँ कैपिटल किसी एंगल से प्रश्न नहीं लग रहा है, लेकिन आप एक बात बताइए कि वो कैपिटल लगाने वाला कौन है, बस वो तो ऑनर है। तो क्या ऑनर पर्सनल नहीं है, गेम पर्सनल है क्या? सर ऑनर तो आदमी है सर, कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो नेचुरल पर्सनल है। अगर वो नेचुरल पर्सनल है बेटा तो बताइए कि क्या कैपिटल भी उस पर्सनल को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है सर। तो हम ये कहना चाहते हैं बेटा कि जो ऐसी आइटम जो किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वो बेटा पर्सनल होता नहीं है, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको करती है, पर्सनल को करती है। फॉर एग्जांपल मैंने लोन लिया, और मैं आपकी क्लास में से एग्जांपल देता हूं कि मैंने जो लोन लिया है वो मान लीजिए दिया से लिया है। मैंने लोन लिया, लोन टेकन फ्रॉम दी दिया, तो मैंने लोन टेकन फ्रॉम दिया तो किया। अब दिया से मैंने लोन लिया 5 लाख का, तो मैंने मेरी बैलेंस शीट के अंदर, मैं आपको सब सिखाऊंगा बेटा, अभी तो क्या अकाउंटिंग टर्म सीख रहे हैं एक बार, जब हम आपको सिखाएंगे कि सब बैलेंस शीट कैसी होती है, बता रखा आपको, एक साइड में लायबिलिटीज होती है और एक साइड में, तो मान लीजिए ये बैलेंस शीट है मेरी, इस साइड में तो होती है लायबिलिटीज जो मैंने पैसा लिया है, और इस साइड में होती है बेटा असेट्स। देखिए बेटा लायबिलिटीज का मतलब होता है इस साइड में जो आती है सारी चीजें, वो आती है सोर्सेज ऑफ फंड। सर क्या मतलब है, समझ में नहीं आया। अरे सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब हो आपके पास फंड कहां कहां से आता है, आई बात सुनिए क्या, दैट इज अ सोर्सेज ऑफ फंड। मतलब मैंने सोर्स, मेरे देखना कितने सोर्स हैं। पहला जैसे मान लीजिए कैपिटल, ऑनर ने लिया। सेकंड मान लीजिए बैंक लोन, और थर्ड लोन फ्रॉम दिया।
बेटा ऐसे अगर आपको ये केवल कैपिटल बोलूं या बैंक लोन बोलूं या लोन बोलूं केवल, तो ये आपको पर्सनल नहीं लगता है बेटा। ये तीनों ही चीजें आपको पर्सनल नहीं लगती है, लेकिन मैं आपको उम्मीद ये समझा चुका हूं बेटा कि ये किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया से लोन लिया, तो मैंने ये दिया का जो लोन है मैंने मेरी बैलेंस शीट में बता तो दिया, बोला हाँ सर बता तो दिया। अब बता दिया अगर मैंने मेरी बैलेंस शीट में, तो बताइए ये मैंने लोन किससे लिया है, तो दिया से लिया है। अब बताइए दिया पर्सनल है कि नहीं है, बोले पर्सनल तो है, तो फिर ये लोन भी पर्सनल है, लेकिन नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, तो सर कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा दिया को, क्योंकि मेरे को ये पैसा किसको चुकाना पड़ेगा? दिया को चुकाना पड़ेगा। बैंक से जो लोन लिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर वो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। बैंक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पर्सनल अकाउंट, दैट इज द नेचुरल पर्सनल, एंड दिया इज सॉरी बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सनल एंड दिया इज नेचुरल पर्सनल। दोनों ही पर्सनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे को अगर दिया को पे करना पड़ेगा, तो दिया भी पर्सनल का पार्ट होती है, इसलिए दिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये पर्सनल बन गया। बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वजह से ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल माना जाता है। और कैपिटल में वो ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसको क्या माना जाता है बेटा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आज के बाद में आपसे जब कैपिटल पूछे, कोई लायबिलिटीज पूछे, लोन पूछे, बैंक लोन पूछे, तो आप क्या बताएंगे बेटा? आप उनको ड्राइंग है मान लीजिए, एक बार मैंने बताया था ड्राइंग। अगर आप लोग मेरे को ड्राइंग की डेफिनेशन बता देते हो तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये भी पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। अब वो नेचुरल भी नहीं है, आर्टिफिशियल भी नहीं है, तो एक ही बचा कौन सा है बेटा? रिप्रेजेंटेटिव। तो सर आप ये रिप्रेजेंटेटिव मान तो रहे, लेकिन कैसे मान रहे हैं? आप मेरे को कोई डेफिनेशन बताएगा? विदाउट गुड्स और कैपिटल बाय द ऑनर, विदाउट नहीं बेटा, विड्रॉल, विड्रॉल, वेरी गुड, विड्रॉल गुड्स और कैश बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज। अगर आपकी डेफिनेशन में पर्सनल यूज नहीं आया तो वो ड्राइंग की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। विड्रॉ तो बहुत बार करते ही बेटा, इसमें क्या हो गया? मैंने मेरे गले में से पैसा निकाला और मैंने मेरे एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, मैंने किसी को रेंट पे कर दिया, गले में ज्यादा पड़े थे मैंने बैंक में जमा करवा दिए, तो ये सब पैसा मैंने जो, क्या मेरी ड्राइंग है क्या बेटा? अरे ये तो मेरे बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। क्या का एक्सपेंडिचर है? बिजनेस का एक्सपेंडिचर, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग। सर ड्राइंग क्या होती है? अरे मैंने मेरे गले में से पैसे निकाले और घर पे लेके गया और मौज की, उड़ा दिए सब बंदोली में, शादियों में, तो फिर ये कौन सा बिजनेस का खर्चा है? बंदोली में जाके आप पैसे उड़ाएंगे तो बताइए कि हमारा बिजनेस का खर्चा है क्या? अरे ऑनर हमारे बिजनेस में से विड्रॉ करता है, चाहे वो कैश विड्रॉ करो चाहे वो गुड्स विड्रॉ करो, लेकिन अगर वो पर्सनल यूज के लिए करता है, दैट इज अ ड्राइंग। अरे इसमें कोई डाउट है क्या? ड्राइंग की डेफिनेशन में हम कितनी बार बता चुके हैं बेटा, बोलिए। नो सर। चलिए वेरी गुड बेटा, ओके। तो अगर हम ड्राइंग की बात करें, अब बच्चे बोलते हैं कि सर ड्राइंग कैसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है? अब आपने खुद ने ही बोला, अभी जैसे दिया की डेफिनेशन आई थी, आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं, तो आप चैट बॉक्स में देखेंगे तो दिया ने जो भी लिखा है, इन्होंने लिखा कि विड्रॉ गुड्स और कैपिटल नहीं, कैश बाय ऑनर। अब बाय ऑनर का मतलब एक बात बताइए कि ये जो विड्रॉ करने वाला कौन है? तो सर ऑनर है। तो ऑनर आपको किसी एंगल से इंसान नहीं दिख रहा यूं? अरे दिख रहा है क्या? ऑनर तो इंसान ही होता नहीं यार। यस सर। तो Yes, मेरे sir. कहने का मतलब ये होगा कि ये ड्राइंग करने वाला कौन है? ऑनर है। तो ये ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सर ये ड्राइंग ऑनर को रिप्रेजेंट कर रही है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ यार कि ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ऑनर को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको अब ये क्या नाम है, कुणाल, अक्षर, सभी बच्चे जो क्लास में ज्वाइन है, उनको आज तीनों अकाउंट्स के बारे में, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के बारे में समझ में आया होगा। मैंने तो मेरी पूरी कोशिश की है, और आपको कुछ बोले कि डाउट है Yes, sir. तो मैं तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है, जितने चाहिए उतने लेके जाइए। दो के एग्जांपल एक आधा और, क्या आया समझ में? आ गया सर समझ में। सबको? यस सर। वो कृतेश कहाँ गया, है कि नहीं है? सर हूँ ना सर। चलिए बहुत अच्छा कृतेश।
आ रहा समझ में क्या आपको यार कृतेश? हाँ अरे नहीं आए तो बोलना। यस सर। बिल्कुल दिल में मत रखना, वरना देखिए अपना दिल में बहुत दर्द होगा यार। हमारे क्या दिल में रखने की आदत नहीं है, इसलिए आप भी कम से कम अपने दिल में नहीं रखें। मैं एक चीज थोड़ा और यहाँ पर भी बता रहा था आपको कि एक तो होता है बेटा लाइबिलिटी साइड में हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड, मतलब हमने कहाँ कहाँ से फंड लिया है और उसको हमने कहाँ कहाँ पे खर्च किया, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये सोर्सेज ऑफ फंड होता है, इस साइड में हम इसको क्या करते हैं, खर्च करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा? तो कभी घबराना मत, ऐसा सुनो आप कभी कि सोर्सेज ऑफ फंड, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कैपिटल है, लोन है, अगर कंपनी है तो शेयर इश्यू कर सकती है, डिबेंचर इश्यू कर सकती है, सब सिखाएगी, आप चिंता नहीं करें। तो ये हमारे सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं बेटा। उसका यूटिलाइजेशन हमने कहाँ कहाँ पर किया, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। अरे मैंने लोन लिया होगा मान लीजिए दिया से, तो क्या मैंने कोई वर्ल्ड टूर पे जाने के लिए तो लिया नहीं होगा। मैंने अगर कोई लोन लिया होगा दिया से, तो बोले नहीं सर लॉकडाउन में कहीं गए नहीं, इतने एक साल हो गया कहीं गए नहीं, घूमने के लिए दिया से लोन लिया। जनरली आप भी सोचते हो बेटा कि कभी कोई घूमने जाने के लिए लोन, मेरे हिसाब से बिजनेसमैन तो नहीं लेता होगा। बिजनेसमैन तभी लोन लेता है जब उसको बिजनेस में पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, और बराबर है बिल्कुल। तो मैंने उस दिया से जो लोन लिया है उसका यूटिलाइजेशन मैंने कहां पर किया, मान लीजिए मैंने जो दिया से जो लोन लिया उसका यूटिलाइजेशन किया मैंने कि हमारे बिजनेस में एक मशीनरी परचेज की। दिया से 5 लाख का लोन लिया और 5 लाख में मैंने वो क्या कर दी बेटा, मशीनरी परचेज कर दी। तो दिया का लोन तो आता है लायबिलिटी साइड में, सुन लीजिएगा, दिया का लोन तो कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड में, लेकिन जो मशीनरी है वो किस साइड में आएगी, वो असेट साइड में आएगी। ये सुन लीजिएगा, ये दिया का लोन है 5 लाख रुपीज का और ये मशीनरी है 5 लाख की। मान लीजिए ऐसा 6 लाख की भी हो सकती है, बाद में आपने डाला हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हमने दिया से पैसा लिया था, दैट इज अ सोर्स ऑफ फंड, दैट इज अ सोर्स ऑफ फंड। और जब मैंने उस पैसों को क्या किया, मशीनरी परचेज की, मैंने वो पैसे लेके घर पे नहीं रखे 5 लाख रुपीज, मैंने दिया से तो पैसे लिए, तो वो लायबिलिटी साइड में दिखाया सोर्स ऑफ फंड में। और जैसे ही मैंने उसको मशीनरी को परचेज किया तो मैंने उसको बता दिया बैलेंस शीट के असेट साइड में है, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। अरे ये 2 वर्ड तो आपको पता चलेगा यार। यस सर। जितने भी हमारी क्या होती है लायबिलिटीज होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड, और जितनी भी हमारी असेट्स होती है इसको हम बोलते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ फंड। चलिए ये दोनों हो गए हमारे खत्म। तो मेरे को लगता है बेटा प्रसल को वापस समझाने की जरूरत नहीं। एक चीज और प्रसल की बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उसका प्रिंसिपल, ये वाला। अगर ये याद नहीं है तो बहुत समस्या है। रूल्स है बेटा इसका, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर ये याद है आपको तो मेरा काम हो जाएगा और आपका भी। रूल से बेटा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डेबिट करिए, देने वाले को क्या करिए, क्रेडिट करिए बेटा। अरे दुनिया में जो पाने वाला है उसको तो क्या करिए आप, डेबिट करिए, और जो दुनिया में देने वाला है उसको हम क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। कोई डाउट यहां तक? No, sir. ये हमने कल डिस्कस किया था, कुछ एग्जांपल भी लिए थे, मैंने बताया था बेटा कि जैसे किसी से गुड्स परचेज किया है, किसी को गुड्स सोल्ड किया है, किसी से मेरे को कैश रिसीव हुआ है, तो मैंने पूछा था आपसे कि रिसीवर है कि गिवर है, तो 99% आपने सबने सही आंसर दिया था। इसलिए मेरे को अब इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट अकाउंट पढ़ाना बेटा। जो मैंने लिखा हुआ तो यहाँ पर है, मैं देखो हमेशा कैसे पढ़ाता हूँ, देखो आप कभी भी आप देखना, लिखता तो मैं हूँ लेकिन यहाँ पर ये लिखे हुए 6 होते हैं, उससे पहले मैं क्या करता हूँ बेटा, सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। आई बात सुनिए क्या, अदरवाइज तो फिर क्या मतलब, ये लिखे हुए तो आप भी बाद में लिख सकते हो, लेकिन समझाए हुए होगा। और आप, मैं बता देता हूँ बेटा कि मैं आपको जो पीडीएफ सेंड करता हूँ तो उसमें वो भी स्लाइड सेंड कर देता हूँ जिसपे मैं समझाता हूँ, इनमें डायग्राम ही बनाए हुए होते हैं। कभी कभार अगर जैसे मान लीजिए आपको ये असेट्स ही है या रियल अकाउंट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो नीचे आप पीडीएफ में जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां पर कुछ समझाया हो सकता है। लिखना भले आपको इस पेज के देख के ही है, ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज लिखनी होती है,
समझने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं अपन, एग्जाम्पल अपने मन से जो हम लिखते हैं स्लाइडों के ऊपर, जो पीडीएफ में आपके आते हैं। आज मैं पीडीएफ इसका वापस से सेंड कर दूंगा ताकि जिसने काम नहीं किया है वो कंप्लीट इस काम को कर दे। ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा और गूगल क्लासरूम में भी सेंड कर दूंगा। तो ये पूरा एक फ्रेश पीडीएफ हो जाएगा जिसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स खत्म हो जाएगी और जर्नल एंट्री को नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे। सुन लीजिएगा, यहाँ तक का काम आपका पूरा होना चाहिए। 2 चीजें मैंने पूरी करवा दी है, अकाउंटिंग प्रोसेस को मैंने खत्म करवा दी है और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और उसके अंदर ये क्लासिफिकेशन है ना। तो अभी हमें पढ़ना है बेटा रियल अकाउंट को और नॉमिनल अकाउंट को। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। देखिएगा, रियल जो है बेटा पर्सनल हो गया। अब रियल की जो बात होती है बेटा वो किसी न किसी असेट से रिलेटेड होता है। रियल अकाउंट जो होता है वो रिलेट करता है किसी न किसी प्रकार की असेट से। असेट समझते ही आप, मैंने अभी थोड़ा एग्जांपल दिया था। असेट्स क्या होता है वही मैं बता दूंगा, लेकिन रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? रियल अकाउंट जो होता है वो रिलेट करता है असेट्स। सर ये असेट्स क्या होती है? आपके दिल में कभी क्वेश्चन आया है क्या बेटा ऐसा? अरे आपके दिल में क्वेश्चन आता है, आप मेरे से बातें करिए, पूछिए आप। ऐसा आपके दिल में कभी क्वेश्चन आया है कि असेट्स क्या होती है? बहुत बार बोला मैंने। यस सर। तो कोई बता सकता है बेटा कि ये असेट्स क्या होता है? किसी को पता है क्या अपनी क्लास में? मेरे हिसाब से तो सबको पता होगा असेट्स, लेकिन बताना कोई नहीं चाहेगा क्योंकि वो बोलेगा द ह्यूमन नीड टू लिव। क्या है बेटा? किसी मतलब व्यक्ति को जो चीजें चाहिए जीने के लिए या फिर अपनी लाइफ को ऑनगोइंग रखने के लिए। वेरी गुड। अपनी लाइफ को जीने के लिए या ऑन गोइंग रखने के लिए जो चाहिए, दैट इज असेट्स। वेरी गुड कुणाल, आपने क्लास में बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आंसर राइट है या रॉन्ग है ये अपना अपनी जगह पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। लेकिन कोई बोलता ही नहीं, उससे अच्छा कम से कम कुछ बोलते तो है यार आप लोग। तो देखिए मेरे हिसाब से कुणाल, जीवन में जिंदा रहने के लिए हमें एक तो चाहिए रोटी और पानी और हवा, प्रकाश, ये सब चीजें चाहिए। तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर असेट्स। सर संपत्ति। हाँ प्रांचल, संपत्ति, लेकिन कौन सी? कोई याद है तो बताइए आप मेरे को, किसमें बोलते हैं? क्या एग्जाम्पल देके बताइए, जैसे अभी कुणाल ने बताया, जैसे कुछ आप बता सकते हैं कि सर ये होती है हमारी असेट्स। संपत्ति बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। कार। बोलिए कुणाल। कार हो सकती है। कार हो सकती है, वेरी गुड, बिल्कुल कार हो सकती है, वेरी गुड। 100% कार हो सकती है। और कोई अपना ओपिनियन? राजल, कृतेश, अक्षर, भूमिका, लक्षिका, भूमि, बोलो बेटा। राजल, आपके हिसाब से क्या हो सकती है असेट्स? सर मतलब जितनी भी होती है ना प्रॉपर्टीज, अगर बिजनेस में जो हेल्प करेगी पैसा अर्न करने में। राजल आप यार बहुत इंटेलिजेंट है यार, बहुत अच्छा बेटा। राजल ने बहुत एकदम बिल्कुल करीब से बता दिया है। मेरे को नहीं पता आप लोगों में से कौन इंटेलिजेंट है। देखिए मेरे लिए तो सारे इंटेलिजेंट है क्योंकि सभी जीरो से शुरू कर रहे हैं पूरी क्लास। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पहले शुरू करके आया है। 10 तक किसी ने कॉमर्स पढ़ी नहीं होती है, अकाउंटेंसी खास करके किसी ने पढ़ी नहीं होती है। लेकिन मैंने जब आंसर पूछा असेट्स का तो कुणाल ने ही बताया मेरे को, प्रांचल ने भी बताया, लेकिन राजल ने जो आंसर बताया वो बहुत करीब बताया, मतलब बिल्कुल पास में। इन्होंने बताया कि जो हमारे बिजनेस में जो प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे पैसा अर्न करने में काम आती है, वो बहुत ही पास में पहुंच गई है। और कोई दिया बताना चाहेगा बेटा? लक्षिका, भूमि, कोई भी, अक्षर, प्रीतेश, जो आपके दिमाग में आए।
नहीं, चलिए कोई बात नहीं। एसेट्स मतलब वो चीजें जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। इकोनॉमिक वैल्यू होती है। चलिए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ बेटा। वेरी गुड बेटा। प्रॉपर्टी ओनर बाय द एंटरप्राइज, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। अब प्रॉपर्टी ओन बाय द एंटरप्राइजेस, बिल्कुल। अभी देखते हैं बेटा, अभी हम आपको थोड़ा और डिटेल से बताते हैं। एक डायग्राम बनाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। एक ही डायग्राम बनाता हूं मैं तो हमेशा। तो देखिए आप, ये थोड़ा इस बार बिजनेस थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। किसी के कोई शॉप है क्या घर पे? किसी के बिजनेस है क्या घर पे? पापा के, भैया के, अंकल के? नो सर। मेरे है कृतियस के? कृतियस का क्या बिजनेस है कृतियस का? कॉस्मेटिक का। किसकी? होलसेल, होलसेल सर, होलसेल का कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक होलसेल। मान लीजिए ये है कॉस्मेटिक की दुकान। ये कॉस्मेटिक शॉप है होलसेल की। अब कोई भी दुकान हो, मान लीजिए आप कॉस्मेटिक की ले लीजिए, आप ग्रोसरी शॉप ले लीजिए, या कोई भी शॉप ले लीजिए, जनरली मैं बता रहा हूं। इसमें बहुत सारी चीजें तो होती है, कॉस्मेटिक के आइटम होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर। यहाँ इनका फर्नीचर बना हुआ होता है, या फिर ऐसे कुछ बैग्स बने हुए होते हैं, ड्रॉ बनी हुई होती है, उसमें सारा आइटम पड़े हुए होते हैं, जैसे बैंगल्स। और क्या मिलता है उस दुकान पे? जैसे जो लेडीज जितने भी आइटम्स होते हैं कॉस्मेटिक की दुकान पे, परफ्यूम वगैरह, मेरे हिसाब से सब चीजें मिलती हैं यहाँ पर। तो ये जो बैंगल्स, परफ्यूम वगैरह, जो लेडीज आइटम होते हैं बेटा, यहाँ पर बहुत सारे गुड्स पड़े होते हैं। बोले हाँ सर, पड़े तो होते हैं। किसके अंदर पड़े हैं? तो ये फर्नीचर के अंदर पड़े हैं। दो चीजें बता रहा हूं, इसको थोड़ा मैं सही लिखता हूं। एक तो पड़ी है बैंगल्स, एक है फर्नीचर। और क्या पड़ा अंदर? अंदर एक टीवी लगी हुई है, अंदर एक एसी लगी हुई है, और कुछ मशीनरी भी पड़ी है। ये सब चीजें बेटा हमारी दुकान के अंदर पड़ी है। मान लीजिए एग्जांपल दीजिए, हाँ गुड्स, अब वही आ रहे हैं, उसके ऊपर ही आ रहे हैं बेटा। अब मैं आपके सामने दो चीजें लिख रहा हूँ, एक तो लिख रहा हूँ गुड्स, और एक लिख रहा हूँ असेट्स। इतनी सारी चीजें पड़ी है बेटा, इसमें से गुड्स कौन सी है? मैंने जो नाम लिखे हैं, एक तो लिखा बैंगल्स। बैंगल्स कहाँ पड़ा है? तो फर्नीचर में पड़ा है। मशीनरी पड़ी है, टीवी पड़ी है, एसी पड़ी है। इनमें से गुड्स कौन सा है और असेट्स कौन सी हैं? तो मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि मेरे हिसाब से बैंगल्स जो होते हैं वो गुड्स। वो तो है गुड्स, और बाकी एसी, टीवी, मशीनरी, ये सब बच्चों ने बताया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ किसी ने एक ने बताया, सबने बताया। लेकिन मैं थोड़ा और डिटेल से बताना चाहता, इसलिए मैंने आपको बताया कि एक मिनट देखिए आप इधर। फर्क इसमें क्या है सर? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गुड्स है कि असेट्स है? मान लीजिए किराना की दुकान में गए, अब ये ग्रोसरी शॉप होती, मान लीजिए कॉस्मेटिक की जगह कौन सी होती? ग्रोसरी। तो यहाँ पर और क्या मिल सकता है आपको? चावल मिलते, शक्कर मिलती, सब मिलते कि नहीं मिलते? गेहूं मिलते, बोरियां मिलती कि नहीं मिलती आपको? उसमें तो यही मिलते हैं अगर किराना की दुकान में जाएगा तो। बोला हाँ सर। तो ये सब बेटा मैं गुड्स की कैटेगरी में लिखता, और बाकी मैं असेट्स की कैटेगरी में लिखता हूं। अब देखिए असेट्स की कैटेगरी का मतलब क्या होता है।
असेट सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो ऐसा आइटम होता है जिसको हम परचेज करते हैं। परचेज तो करते ही है, वरना तो आएगा कहां से। परचेज करते हैं लेकिन उसे यूज करने के उद्देश्य से, यूज करने के यूज करते बेचते नहीं। पर्पस से, बिल्कुल। अगर आप इसको बेचते हैं तो वो असेट्स नहीं है बेटा, सुन लीजिएगा आप। अब आपको सब पता चल जाएगा कि वास्तव में सर ने एक ही लाइन में सब समझा दिया। सर गुड्स क्या होते हैं? ये भी ऐसे आइटम होता है बेटा जिन्हें हम क्या करते हैं? सेल। परचेज करते हैं। लेकिन बेचते सर। परचेज करते हैं, वेरी गुड बेटा, रीसेल करने के पर्पस से। इंग्लिश में बोले, दोज आइटम वी परचेज for resale purpose, that is the goods, and that item या those item which we purchase for the utilization purpose, that is the assets। तो अगर मैं ये बोलूं बेटा कि जिनको हम रीसेल करने के पर्पस से, ये देखो हमारी लैंग्वेज है बेटा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल हमारी घर की लैंग्वेज मैं तो पढ़ाना चाहता हूं। कभी आपको वैसी तकलीफ नहीं है? टेक्निकल लैंग्वेज तो आप बुक्स में नहीं पढ़ते क्या? ऐसी कौन सी बुक्स है जिसमें डेफिनेशन लिखी हुई नहीं होती है? आप अकाउंट्स की कोई भी बुक्स परचेज कर दो, सबसे सस्ती वाली, तब भी आपको उसके अंदर डेफिनेशन मिल जाएगी असेट्स की, गुड्स की। लेकिन हम केवल आपको इसलिए मिलते हैं मॉर्निंग में कि कभी आप कोई बुक्स देखें तो उसमें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़े, आप पहले ही समझे हुए रहते हैं गुड्स क्या होता है, असेट्स क्या होता है। मैंने असेट्स का मीनिंग बताया कि ऐसे आइटम जिसको हम परचेज करते हैं लेकिन उसको सेल नहीं करते, उसको रीसेल नहीं करते, उसको हम यूज करते हैं, दैट इज असेट्स। और जिसको हम क्या करते हैं? रीसेल करते हैं। तो देखिए, मैं अगर एक एग्जांपल लूं, आप सबसे पूछूं कि आपके घर के अंदर ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी जनरली होती है आजकल, लेडीज पहनती भी हैं या यूज भी करती हैं, तो अपने घर के अंदर जो ज्वेलरी पड़ी है वो क्या असेट्स हैं या कि गुड्स है बेटा? एसेट्स। सर assets। सबको पता है यस सर। कि किसी को डाउट है? भी मेरे घर में जितनी भी ज्वेलरी है, मैं मेरे घर की बात बताता हूं, मैं आपके घर में तो सब नहीं जानता, मेरे घर पे जितनी भी ज्वेलरी पड़ी है बेटा, मैं उसको गुड्स नहीं मानता हूं, मैं उसको असेट्स मानता हूं। क्यों मानता हूं असेट्स? क्योंकि मैंने उसको रीसेल करने के पर्पस से परचेज नहीं की है, मैंने उसको पहनने के पर्पस से परचेज की है। उसमें मेरे मम्मी पहनते होगे, दीदी पहनते होगे, बीवी पहनती होगी, इसीलिए तो परचेज करते हैं, अदरवाइज क्यों परचेज करते हैं अपन? बोले बिल्कुल सही है सर। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि ये है, जैसे मान लीजिए भूमि, और भूमि की एक शॉप है, ज्वेलरी शॉप। भूमि के क्या है बेटा? ज्वेलरी शॉप है। अब इसके अंदर क्या पड़ी है? इयररिंग्स पड़ी है, बैंगल्स है गोल्ड के, और भी बहुत सारे फिंगर रिंग वगैरह, बहुत सारी चीजें पड़ी है, ज्वेलरी पड़ी है इसके अंदर ना। अब बताइए कि भूमि के यहाँ पर जो शॉप में जो इयररिंग्स, बैंगल, ज्वेलरी जो पड़ा है, ये इनके लिए क्या गुड्स हैं या असेट्स हैं? सर गुड्स। गुड्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बस यही समझाना चाहता हूँ बेटा कि जैसा जिसका बिजनेस होता है बेटा, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि इसके लिए क्या गुड्स हैं और क्या असेट्स हैं। आई बात समझ में क्या बेटा? यस सर। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाऊंगा तो वहां पर मेरे को बहुत सारी एसी, टीवी, फ्रिज मिलेंगे, वॉशिंग मशीन। वो उनके लिए असेट्स नहीं है बेटा, वो मेरे लिए तो असेट्स है, क्योंकि मेरे तो कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है ही नहीं है। मेरे घर पे जो अगर कूलर है, एसी है, फ्रिज है, जो भी है, वो सब मेरे लिए क्या है बेटा? असेट्स है, क्योंकि मैंने उसको परचेज किया रीसेल पर्पस के लिए नहीं, मैंने उसको यूज करने के पर्पस से परचेज किया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले ने क्या किया बेटा?
रीसेल करने के पर्पज से परचेज किया है, उसके लिए वो क्या है बेटा, उसके लिए सर वो गुड्स है। वेरी गुड बेटा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक कपड़ों की दुकान के अंदर एक टीवी लगी हुई होती है, किसी के कपड़ों की दुकान है, उसके अंदर अगर टीवी लगी हुई है, तो वो उसके लिए गुड्स नहीं है बेटा, वो उसके लिए असेट्स हैं, क्योंकि वो कपड़े बेचता है, टीवी नहीं बेचता है। यूं नहीं कि सर ग्राहकी नहीं है, कोई आया टीवी अच्छी लगी, बोले ये भी ले लो आप, तो कुछ तो लो आप हमसे, कपड़े नहीं लो, तो ऐसा नहीं होता है बेटा जनरली। तो उम्मीद करता हूं आपको मैंने असेट्स और गुड्स को बहुत अच्छी तरह से मेरी लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया है। आपको बहुत सारी डिफाइन आपको अलग अलग मिल जाएगी, लेकिन अब मेरे हिसाब से अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस जिसकी जो शॉप है उसमें दिमाग लगाओ खाली आप। तो जैसे मेरे किराना की दुकान, बोले हाँ ठीक है, बोले मेरे किराना की दुकान के अंदर चाय पत्ती पड़ी है। अब बोले असेट्स है कि सर 1 लाख की चाय पत्ती पड़ी है। तो पहले आप सोचो बेटा कि क्या वो चाय पत्ती आपने यूज करने के लिए परचेज की है। बोले नहीं नहीं सर, हम तो सेल करते हैं उसको। अरे गुड से, फिर काय की दिक्कत है। सर मेरी ज्वेलरी की शॉप है और ज्वेलरी की शॉप में 50 लाख की ज्वेलरी पड़ी है, ये तो मेरी असेट्स होनी चाहिए। अरे ज्वेलरी के शॉप में 50 करोड़ की भी ज्वेलरी पड़ी होगी, डायमंड पड़े होंगे, चाहे गोल्ड पड़ा हो चाहे सिल्वर पड़ा हो, कोई भी पड़ा हो, वो आपकी असेट्स नहीं है बेटा, वो आपका गुड्स ही है, क्योंकि हमने उसको परचेज किया है रीसेल पर्पज से। लेकिन जो ज्वेलरी के शॉप के अंदर जो फर्नीचर बना हुआ है, शोरूम के अंदर जो फर्नीचर बनाया हुआ है, दैट इज क्या, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ गुड्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ असेट्स। क्या उसको अपन रीसेल करते हैं क्या? बोले फर्नीचर बोले पसंद आया, बोले लेके जाओ आप, पैसा, ऐसा नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने असेट्स का मीनिंग समझा दिया होगा। ये प्योरली रिलेटेड होता है बेटा असेट्स से। प्योरली रिलेटेड किससे होता है? असेट्स से। हम इसको फर्दर और क्लासिफाई करेंगे। असेट्स 2 टाइप की होती है, ऐसे तो बहुत सारी होती है। नॉन करंट असेट्स होती है, करंट असेट्स होती है, टेंजिबल असेट्स होती है, इनटेंजिबल असेट्स होती है। वो हम और आगे डिस्कस करेंगे, सारी अभी नहीं करेंगे। लेकिन हमारा जो पर्पस था वो पूरा हो गया है। वो यहाँ पर ये चीज समझानी थी बस। ये देखिए क्या होती है रियल अकाउंट के अंदर, क्या लिखा हुआ वो देखिएगा आप आराम से। रियल अकाउंट जो लिखा हुआ है, कि जो रियल अकाउंट होता है वो किससे रिलेटेड होता है? रियल अकाउंट और द अकाउंट विच रिलेट टू द tangible or intangible assets. Tangible assets are those assets which we can see and touch, जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, that is a tangible assets. And tangible assets के example land, building, plant and machinery, stock, cash, TV, furniture, AC, ये सारी चीजें हमारे किसका पार्ट है बेटा? टेंजिबल का पार्ट है, जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। रियल अकाउंट क्या है? तो रियल अकाउंट आर द अकाउंट विच रिलेट टू द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स। तो आपको मैंने टेंजिबल असेट्स के एग्जांपल बताया और इनटेंजिबल के असेट्स के बता रहा हूं। गुडविल है सर, क्या होती है गुडविल? बताएगा आपको, चिंता नहीं करें। पेटेंट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इनको हम देख नहीं सकते बेटा। जैसे कंप्यूटर तो हमारी टेंजिबल असेट्स है बेटा, क्योंकि कंप्यूटर दिखता है। अगर मैं कंप्यूटर का एग्जाम्पल लिखूंगा तो टेंजिबल में लिखूंगा, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखूंगा तो इनटेंजिबल में लिखूंगा, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दिखते नहीं है, कंप्यूटर के अंदर होते हैं बस, वो हमारी हेल्प करते हैं। तो सर असेट्स की डेफिनेशन कुछ लिखिएगा आपने? हाँ बेटा बिल्कुल लिखिए। आप देखिए असेट्स की डेफिनेशन लिखिए मैंने, एनीथिंग विच विल अनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। ये बोल रहा है कि फर्म की ऐसी, आप दिया बोलिए बेटा, कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं? चलिए देखिए, तो ऐसी कोई भी चीज हो जो फर्म को क्या करती है? इकोनॉमिक बेनिफिट देती है। क्या देती है बेटा? इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, दैट इज माय असेट्स। ये ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए जिससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, दैट इज अवर असेट्स। ये ध्यान रखिएगा बेटा। इसमें लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, प्लांट मशीनरी हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, कैश हो सकता है, टीवी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, एसी हो सकता है। बस जाते जाते एक चीज पढ़ लीजिए, बस खाली ये पढ़ के जाना बेटा कि रियल अकाउंट का रूल्स क्या है बेटा। इसका रूल्स है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे पास आता है, जो आता है उसको डेबिट कीजिए और जो जाता है उसको क्रेडिट कीजिए।
डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। जो हमारे बिजनेस में आता है दैट इज, उसको हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे, और जो हमारे बिजनेस से जाता है उसको हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। ये रियल अकाउंट का प्रिंसिपल है। आज मैंने थोड़ा रियल को शॉर्ट में पढ़ाया है, 10 मिनट जब कल आएंगे तो रियल को और थोड़ी चर्चा में करेंगे और फिर नॉमिनल पढ़ के खत्म कर देंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा बेटा थोड़ा बहुत तो, कि रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है, तो असेट से रिलेटेड होती है। असेट्स क्या होती है सर, ऐसी कोई भी आइटम जिसको हमें फ्यूचर में हमारे बिजनेस को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, दैट इज असेट्स। एक इंटेंजिबल है और एक टेंजिबल है। टेंजिबल क्या होती है, इनटेंजिबल क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताई है, वो बताया है गुड्स। और गुड्स क्या होता है वो हमने बता दिया आपको, जिसको हम रीसेल करने के पर्पज से परचेज करते हैं। आया समझ में क्या बेटा आपको आज जो बताया जो यस सभी सर। को? चलिए ठीक है Yes, sir. थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं बेटा ना, यस सर, बाय। बाय बेटा, कल आप टाइम पे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू दिया। सर रजिस्टर में जो वर्क किया है सर कब तक सबमिट करना है? वो बता देंगे बेटा, एक बार ये चैप्टर पूरा हो जाए बता देता हूँ बेटा आपको मैं। करते रहना आप, जैसा आपको टाइम मिले वैसे करते रहना, और रोज का रोज करोगे थोड़ा थोड़ा तो और बेनिफिट आपकी, बाकी मैं आपको बता दूंगा बेटा, है ना? ओके ओके सर, थैंक यू। बाय सर। बाय बेटा।